हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर आपकी, जिसमें हम करवाते हैं कितने 10 क्वेश्चंस। ठीक है, डेली प्रीलिम्स डे की सीरीज में हम टोटल 10 क्वेश्चंस कराते हैं, आप सभी को पता है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और डेली बेसिस पे इसके साथ जुड़े रहो इन वीडियोज़ के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है और वीडियो का यूज़ कैसे करना है। जो भी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहले उस क्वेश्चन पे आप वीडियो पॉज करो, अपना आंसर लगाओ और उसके बाद उसका आंसर देखो, ताकि इस वीडियो का मैक्सिमम रिटेंशन रह सके आपके दिमाग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमें बता रखा है, पूछ रखा है ड्यूल यूज आइटम्स के बारे में बताना है। ड्यूल यूज आइटम्स मतलब ऐसे आइटम जिनका ड्यूल यूज हो सकता है, मतलब जिसको हम पॉजिटिव पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉन सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉन सिविलियन या फिर मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है दे आर दी प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट हैव बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री और नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस। अभी मैंने यही चीज़ बताई कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका दोनों तरीके से यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है इन इंडिया दीज आइटम्स आर रेगुलेटेड एज पर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट होते हैं। और तीसरा है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज प्रिपेयर्स ए स्पेशलाइज्ड लिस्ट ऑफ ड्यूल यूज आइटम्स टू इंश्योर दैट दीज आइटम्स आर ट्रेडेड इन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल रेगुलेशंस। देखो, बोल रहे हैं कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है इन आइटम्स की, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो ये आइटम्स है ये किसके अकॉर्डिंग ट्रेड होनी चाहिए। देखो, इंडिया में रेगुलेट कौन करता है? इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो किसके कौन कंप्लाई करेगा, किस कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे? तो वो भी इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग मतलब हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लास्ट वाली हमें गलती रखेगी, इंटरनेशनल रेजिम्स के अकॉर्डिंग नहीं, इंडियन फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, उस कंप्लायंस के साथ रिकॉर्ड उसके ट्रेड हो सके, उसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ जो ट्रेड रेमेडीज़ है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारी दो स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं और हमारी एक स्टेटमेंट रॉन्ग है इसके बारे में। ठीक है, समझ में आया कैसे हमारी दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा मिसाइल एंड ड्यूल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। आपने नाम सुना होगा मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के बारे में, MECR के बारे में आपने शायद नाम सुना होगा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, मिसाइल एंड ड्यूल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। ठीक है, मिसाइल एंड ड्यूल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। ठीक है, सबसे पहले है दे आर द एग्रीमेंट्स अमंग मेजर सप्लायर कंट्रीज। देखो, आपको नाम से ही समझ में आया होगा, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, हमें इनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना है। दीज आर द एग्रीमेंट अमंग मेजर सप्लायर कंट्रीज, जिनका एम है प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करना, जो भी मिलिट्री या फिर ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है उनके, पर्टिकुलरली कौन से जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई कि इसका मेन टारगेट है जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है या फिर ड्यूल यूज आइटम्स है उनकी प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करना इनका मेन टारगेट है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है दीज एग्रीमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ UN। बिल्कुल ये UN से इंडिपेंडेंट होते हैं। थर्ड है दे अप्लाई ओनली टू देयर मेंबर कंट्रीज विद नो ऑब्लिगेशन फॉर अदर्स टू ज्वाइन। अब एक बात बताओ, कोई मैंडेटरी थोड़ी ना है किसी के लिए कोई भी एग्रीमेंट ज्वाइन करना, तो बिल्कुल भाई वॉलेंट्री है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी कंट्री पे कि ज्वाइन करना ही करना है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, केवल अपनी जो मेंबर कंट्रीज है उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, MECR। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसके बारे में तो सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? C। ठीक है, एक और चीज़ आपको इसके बारे में क्या ध्यान रखनी है, एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है इसके बारे में कि भाई जो आप ये बोलते हो ना मिसाइल एंड ड्यूल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, इसी को भी इसको मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम भी बोलते हैं, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। ठीक है, अब ये आपको ये समझ में आ गया। देखो, अब आपको मिसाइल का ड्यूअल यूज़ रोकना है, मिसाइल या फिर उनका कोई भी आइटम है उसका ड्यूअल यूज़ को रोकना है। ठीक है, उसके एक्सपोर्ट को भी रोकना है। तो इसके लिए काफ़ी सारे एग्रीमेंट भी आए हैं, मतलब ठीक है, ये कोई एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, अलग अलग कई सारे एग्रीमेंट इसके अंडर आए। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, वासेनार एग्रीमेंट, NSG। ठीक है, तो ये सारे एग्रीमेंट किसके अंडर है? MTCR,
ठीक है। तो ये सारे किसके अंडर है, ये सारे मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के अंडर ही आते हैं। ठीक है। तो एक मतलब ये मान लो कि MECR जो मल्टीलेटरल या फिर मिसाइल ड्यूल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर आते हैं एनर्जी, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जो भी है, ये सारे वासेनार एग्रीमेंट, MTCR, तो ये सारे इसके अंडर आते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट किसके बारे में, MECR के बारे में। ठीक है। MTCR नहीं, MECR के बारे में। ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, बोल रहे हैं कि इंडिया मेंबर नहीं है किस मिसाइल एंड ड्यूअल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम का। देखो मैंने बताया था ये चारों किसके पार्ट हैं, MECR के पार्ट हैं। ठीक है। मिसाइल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम या फिर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम के पार्ट हैं ये चारों। तो इसमें बोल रहे हैं इंडिया किसका पार्ट नहीं है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रुप किसके लिए है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है कि भाई हम जो भी बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन है वो क्या नहीं होने चाहिए, वेपनाइज नहीं होने चाहिए। ठीक है। बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन वेपनाइज नहीं होने चाहिए, उसके लिए। ठीक है। तो बिल्कुल इंडिया इसका पार्ट है। ठीक है। रिसेंटली इसका पार्ट बना है। फिर MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, मतलब जो मिसाइल्स हैं उनका ड्यूअल यूज नहीं होना चाहिए या फिर वो मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए, इंडिया इसका भी मेंबर है। तीसरा एनर्जी, आप सभी को पता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, इसका इंडिया पार्ट नहीं है। और फोर्थ है वसीनार एग्रीमेंट, इसमें मतलब जो कन्वेंशनल वेपन्स है या फिर जो ड्यूल यूज गुड है उनका मतलब एक्सपोर्ट कंट्रोल को रोकता है वसीनार एग्रीमेंट, तो इसका भी इंडिया पार्ट है। ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं इंडिया किसका पार्ट नहीं है, इंडिया एनर्जी का पार्ट नहीं है। तो इनमें से कितनों का पार्ट नहीं है, तो केवल एक का पार्ट नहीं है इनमें से, क्योंकि हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से एक का पार्ट नहीं है और तीनों का पार्ट है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप और वसीनार एग्रीमेंट। ठीक है। मैंने बता दिया कौन से का इंडिया पार्ट नहीं है। ठीक है। तो भाई आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के बारे में दिख रहा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या है आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है। क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है। अभी मैंने बताया केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के वेपनाइजेशन को ये रोकता है, ताकि उनका वेपनाइजेशन ना हो। तो और उस अगर वेपनाइजेशन को रोकना है तो हमें उसके एक्सपोर्ट को रोकना होगा। ठीक है। ताकि हम अगर किसी डुअल यूज आइटम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन में वो कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप बना कब था, सबसे पहले ये बना था 1985 में, जब ईरान इराक का वॉर चल रहा था, उस टाइम पे बना था ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ठीक है। केमिकल वेपन को या फिर बायोलॉजिकल वेपन के मिसयूज को रोकने के लिए। अभी इसमें कितने मेंबर है, 43 मेंबर हैं। और लास्ट मेंबर कौन ऐड हुआ है, इंडिया ऐड हुआ है। 43rd मेंबर कब हुआ है, 2018 में ऐड हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया 2018 में ऐड हुआ है। 43 मेंबर्स हैं इसमें, और इसमें यूरोपियन कमीशन भी एक मेंबर है। ये कितने आइटम्स की लिस्ट को मेंटेन करता है, याद रखना, यूनिफॉर्म लिस्ट है इसकी 54 कंपाउंड्स की, जो केमिकल वेपन बनाने में यूज हो सकते हैं, तो उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। तो याद रखना इनमें कितनी लिस्ट है, 54 आइटम्स की लिस्ट है। ठीक है। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के बारे में हो गया। ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है। वासेनार अरेंजमेंट देखो मैं बता रही हूँ आपको, बहुत छोटा दिख रहा होगा। सबसे पहले ये किसका सक्सेसर है, देखो कोल्ड वॉर जो एरा था उस टाइम पे एक मतलब एक रेजिम चलती थी, उसका नाम था कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल। ठीक है। COCOM इसको बोलते थे। ये एक मतलब था उसका सक्सेसर बन के आया है वासेनार अरेंजमेंट। कब बना है, 1996 में, 12 जुलाई 1996 में ये बना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और मैंने बताया था कन्वेंशनल जो आर्म्स होती हैं या फिर ड्यूअल यूज आइटम्स है, उनके कंट्रोल को मेनली ये मतलब कंट्रोल करता है, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, ताकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बनी रहे, टेररिस्ट के हाथ में मेनली जो ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये ना पहुंच जाए। ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ये मेंटेन करता है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में इसका सेक्रेटरीट है। ठीक है। इसमें टोटल कितने मेंबर है, 42 मेंबर हैं, और मोस्टली नाटो और EU के स्टेट हैं। और जो 42nd मेंबर ऐड हुआ है वो कौन हुआ है, इंडिया ऐड हुआ है। इंडिया ऐड हुआ है 2017 में, याद रखना। 2018 में हमारा ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ऐड हुआ था। वासेनार अरेंजमेंट हमारा उससे एक साल पहले 2017 में ऐड हुआ है, और इंडिया इसका 42nd मेंबर है। ठीक है। और जैसे कि हमें बताया, जैसे हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में एक यूनिफॉर्म लिस्ट है कंपाउंड्स की, लेकिन वासेनार अरेंजमेंट में जो ये लिस्ट मेंटेन करता है वो अपडेट होती रहती है रेगुलरली। ये चीज़ ध्यान रखना, अपडेट होती रहती है रेगुलरली। और इसमें जो डिसीजन है वो कौन लेता है, वासेनार अरेंजमेंट प्लेनरी। कौन है, वासेनार अरेंजमेंट प्लेनरी इसमें क्या करती है,
डिसीजन लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है किसके बारे में, वासेनार अरेंजमेंट के बारे में। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, इंडिया कौन सा मेंबर बना ज्वाइन करने वाला, और इसमें कितने कंपाउंड्स है, जैसे कि उसमें 54 कंपाउंड्स थे, इसमें कंपाउंड अपडेट होते रहते हैं। इसका सेक्रेटरीट वियना ऑस्ट्रिया में है, मोस्टली नाटो और EU स्टेट है, EU उसमें भी था। ठीक है, और कब ये बना है, 1996 में ये बना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वासेनार अरेंजमेंट। सो गाइज आप ये देख रहे होगे किसके बारे में, हम देख रहे हैं MTCR के बारे में। तीसरा एग्रीमेंट हमारा बच गया MTCR। ठीक है, MTCR भी क्या है, एक इनफॉर्मल और वॉलंटरी पार्टनरशिप है। कितनी कंट्रीज की, 35 कंट्रीज की, जिसमें हमें क्या करना है, मिसाइल या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो 500 kg पेलोड को लेके जा सकते हैं, मोर देन 300 किलोमीटर, उनकी डिलीवरी को या उनके एक्सपोर्ट को हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, ये भी क्या हो सकते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, उनके प्रोलिफरेशन को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, इसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, कंसेंसस से इसमें डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, कब ये एस्टेब्लिश की गई थी MTCR, 1987 में एस्टेब्लिश की गई थी। किसने की थी, G7 कंट्रीज ने इसको एस्टेब्लिश किया था। G7 कंट्रीज ने किया था, 1987 में किया था। ये भी क्या लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, और इंडिया इसका मेंबर कब बना है, 2016 में इंडिया इसका मेंबर बना है। तो सबसे पहले MTCR का मेंबर बना इंडिया, फिर वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर बना इंडिया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का मेंबर बना। वो टोटल 35 मेंबर है, तो लास्ट मेंबर इसमें इंडिया ही ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है किसके बारे में, MTCR के बारे में। ठीक है, और इसके बारे में क्या है, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसका जो है चाइना मेंबर नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिया हमारा NSG का मेंबर नहीं है, चाइना MTCR का मेंबर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बता दिया भाई, NSG का मेंबर इंडिया नहीं है, और MTCR का मेंबर कौन नहीं है, चाइना MTCR का मेंबर नहीं है। ठीक है, चाइना MTCR का मेंबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इतना टाइम मैंने इसमें लगाया है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अडप्ट हेरिटेज के बारे में बताना है, प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं कि इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो किया है, मतलब क्या किया है, लॉन्च किया है, बिल्कुल इसने किया है। सेकंड बोल रहे हैं ये प्रोग्राम जो है इंक्रेज करता है कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड है उनको यूटिलाइज कर सकें हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट को की फैसिलिटीज़ को इनहेंस करने में। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड आप बोल रहे हैं अपडेटेड प्रोग्राम के अंदर एंटायर मोन्यूमेंट को अडप्ट नहीं किया जा सकता इंडिविजुअल स्टेक होल्डर के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अपडेटेड प्रोग्राम में ये बोला गया है कि एंटायर मोन्यूमेंट को कोई एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर भी अडप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो नहीं किया जा सकता, एंटायर जो मोन्यूमेंट है उसको भी अडप्ट किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी, और एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन PM दक्ष के बारे में बोलना है, PM दक्ष योजना के बारे में। सबसे पहले है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका मेन एम है कि कॉम्पिटेंसी लेवल को इनहेंस करना जो भी टारगेट ग्रुप है, ताकि उनको एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनका बढ़ाया जा सके या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट उसका बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही इसीलिए स्टार्ट की गई है PM दक्ष योजना। दूसरे बोले टारगेट ग्रुप जो स्कीम के अंडर हैं, जैसे कि SC हैं, OBC हैं, EBC हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब हैं, सफाई कर्मचारी हैं। बिल्कुल ये स्कीम के टारगेट ग्रुप यही हैं। थर्ड बोल रहे हैं इनकम लिमिट फॉर ऑल दी टारगेट ग्रुप इज सेट। देखो बिल्कुल भी नहीं, सारे इनकम ग्रुप के सारे टारगेट ग्रुप्स के लिए जो इनकम लिमिट है वो सेट नहीं की गई है। जैसे कि किस किस के लिए सेट नहीं की गई है, जैसे कि SC है या सफाई कर्मचारी हैं, SC हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इंक्लूडिंग डिनोटिफाइड ट्राइब। ठीक है, इनके लिए कोई इनकम लिमिट सेट नहीं की गई है। इनकम लिमिट किसके लिए सेट की गई है, जैसे कि OBC हो गए, EBC हो गए, इनके लिए सेट की गई है। OBC के लिए कितने की गई है, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख की गई है, और जो EBC है उनके लिए 1 लाख फिक्स कर दी गई है। ठीक है, इससे नीचे जिन जो भी लोग होंगे उनके लिए मेनली PM दक्ष जो स्कीम है स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो केवल 2 ही स्टेटमेंट है। ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या नाम लेते हैं PM दक्ष के बारे में। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें क्या जाएगा, इसमें मेनली ट्रेनिंग दी जाएगी, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से 45 ईयर के जो भी पर्सनस है जो चाहते हैं
कुछ स्किल सीखना, ठीक है, तो वो सीख सकते हैं। 18 से 45 ईयर एज मेनली इसमें एज लिमिट है, ठीक है। और ये 2020-21 में लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? 2020-21 में इसको लॉन्च किया गया था। बता दिया किसके लिए किया गया था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोल रहे हैं, सबसे पहले बोल रखा है हमें इकोटोन के बारे में, दूसरा बोल रखा है निके के बारे में। सबसे पहले है इकोटोन। इकोटोन बोल रहे हैं एक यूनिक फंक्शनल रोल या प्लेस होता है किसी भी स्पीसीज का इकोसिस्टम में। देखो, यूनिक फंक्शनल रोल किसी भी स्पीसीज का जो होता है ना इकोसिस्टम में, उसको बोलते हैं नीचे। उसको क्या बोलते हैं? निके। इकोटोन क्या होता है? दो डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इकोटोन। तो ये जंक्शन जो होता है ना टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम का, उसको बोलते हैं इकोटोन। तो दोनों ही अपोजिट स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो ना तो ये सही है ना ये सही है, ठीक है, अपोजिट दे रखे हैं। तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो आप सभी को पता है, ना फर्स्ट है ना सेकंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर क्या हो गया हमारा? डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्यों आया डी वो भी हमने बता दिया, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें बताना लोटिक फ्रेश वाटर सिस्टम के बारे में। आपने दो सिस्टम सुने होंगे, एक तो लेंटिक, एक लोटिक। लोटिक क्या होता है? जो फ्लोइंग वाटर जिसमें होता है उसको बोलते हैं लोटिक। और लेंटिक क्या होता है? जहाँ पे स्टैटिक वाटर होता है, जहाँ पे स्टैटिक वाटर कंडीशन होती है उसको बोलते हैं लेंटिक वाटर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रूक, बोक्स, रिवरलेट्स, स्प्रिंग्स, पॉन्ड्स। देखो, पॉन्ड तो आप सभी को पता है क्या है? एक स्टैटिक वाटर सिस्टम है, ठीक है। तो वो तो लोटिक है नहीं। तो फिफ्थ को काट दो। दो से आप कट गया, दो से आपका मतलब क्या कट गया? मतलब दो से आपका ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब आप देखो कि स्प्रिंग और देखो जो स्प्रिंग है, झरना है, वो क्या होता है? बहता रहता है। तो वो क्या किस सिस्टम में आएगा? लेंटिक सिस्टम में आएगा। किस में आएगा? सॉरी, लोटिक सिस्टम में आएगा, ठीक है। तो फोर्थ हमारा लोटिक सिस्टम में है। तो देखो इन दो में से फोर्थ एक में ही है, तो आंसर हमारा डायरेक्ट क्या आ गया? सी, ठीक है। इसका मतलब 1, 3 एंड 4 मतलब ब्रूक्स, रिवरलेट्स और स्प्रिंग्स, ये सारे किस में आते हैं? लोटिक सिस्टम में आते हैं। और ये जो बोग्स और पॉन्ड्स रह गए, ये किस में आते हैं? ये हमारे किस में आते हैं? लेंटिक सिस्टम में आते हैं। तो समझ में आ गया, लेंटिक सिस्टम होता है जहाँ पे पानी स्टैटिक रहता है, ठीक है। स्टैटिक वाटर जो सिस्टम इकोसिस्टम होता है उसको लेंटिक सिस्टम बोलते हैं। और लोटिक सिस्टम होता है जहाँ पे वाटर फ्लो करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हमें दो चीज़ें बोल रखी हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। आप सभी को पता है बिल्कुल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, क्योंकि लोअर लेवल पे हमेशा एनर्जी ज़्यादा होती है। क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हमेशा एनर्जी घट जाती है, क्योंकि ओनली 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल एनर्जी का जो पिरामिड है अपराइट होता है विद लार्ज एनर्जी बेस एट द बॉटम पे लार्ज एनर्जी बेस होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है। सेकंड बोल रहे हैं बायो एक्युमुलेशन रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट्स टू कंसंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम। देखो, जब भी कोई पोल्यूटेंट एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा तो जो टेंडेंसी होगी पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेट होने की, उसको बोलेंगे क्या? बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। जो उसको क्या बोलेंगे? बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? बायोमैग्निफिकेशन उसको बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा मैंने बता दें ये क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन होता है। बायो एक्युमुलेशन क्या होता है? फिर बायो एक्युमुलेशन होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट से फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई फूड चेन का फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में कोई पोल्यूटेंट कंसंट्रेट होता है ना, तो उसको बोलते हैं बायो एक्युमुलेट होना, ठीक है। कहीं पे पोल्यूटेंट का बायो एक्युमुलेट होना किसी एक फूड चेन के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते जाते उसकी टेंडेंसी बढ़ती जाती है, उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत दे रखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है। हमें बताना क्या है? इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है? गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत दे रखी है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट दे रखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए, ठीक, सॉरी बी। आ जाते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से बड़े अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है किसके बारे में? कोरल रीफ्स के बारे में देख लेते हैं। बोल रहे हैं कोरल रीफ्स एक सबस्ट्रेट, एक बेस प्रोवाइड करती है मैंग्रोव्स के लिए। बिल्कुल भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रखी है। सेकंड बोल रहे हैं फ्रिंजिंग रीफ्स लीनियर ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर होते हैं जो पैरेलल कोस्टलाइन के होते हैं और सबमर्ज शेल प्लेटफॉर्म से आते हैं। तो आपने 3 टाइप के पैच सिस्टम सुने होंगे। फ्रिंजिंग रीफ सिस्टम होते हैं जो डिसकंटिन्यूअस रीफ सिस्टम होते हैं, जो कहीं कहीं मतलब ऐसे कहीं कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ सिस्टम, ठीक है। ये लीनियर वाले नहीं होते, फ्रिंजिंग होते हैं। स्कैटर्ड वाले को बोलते हैं आइसोलेटेड या डिसकंटिन्यूअस पैचेज होते हैं जो ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ सिस्टम। लीनियर जो ऑफशोर रीफ स्ट्रक्चर होता है, जो लीनियरली प्रेजेंट होते हैं रीफ, उसको क्या बोलते हैं? बैरियर रीफ। जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ आपने सुना होगा, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है,
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है जो ऑस्ट्रेलिया की, तो आपने नाम सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ, तो वो बैरियर रीफ है, लीनियर है, ठीक है। ये मान लो कि ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो उसके यहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो वो पूरी लीनियर ही प्रेजेंट है, तो वो कौन सी है, बैरियर रीफ है, ठीक है। तो कोई भी लीनियर रीफ होती है वो बैरियर रीफ होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखी है कि फ्रिंजिंग रीफ लीनियर होती है, नहीं, फ्रिंजिंग रीफ तो आइसोलेटेड होती है। एक टाइप की और होती है अटोल रीफ, आपने सुना होगा, ये सर्कुलर टाइप में जो होती है ना उसको बोलते हैं, जो सर्कुलर या सेमी सर्कुलर टाइप में जो रीफ्स होती हैं उसको बोलते हैं अटोल रीफ, ठीक है। ये सबसाइडिंग मतलब जो सबसाइडिंग सी फ्लोर प्लेटफॉर्म होते हैं मेनली वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, निकोबार हो गया, मेनली अटोल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है। 3 टाइप के आपने सुने होंगे, कोरल रीफ, अटोल वाली, फ्रिंजिंग वाली और बैरियर वाली, ठीक है। सर सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। थर्ड है बोथ लो एंड हाई सी टेम्परेचर कैन इंड्यूस कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बहुत कम टेम्परेचर भी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी मेनली क्या कर सकता है, कोरल ब्लीचिंग को इंड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसको चाहिए एक नॉर्मल बीच का टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बिल्कुल बीच के टेम्परेचर पे अच्छी रह सकते हैं कोरल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें पता नहीं क्या है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इसमें क्या है, हमारी रॉन्ग है, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल आसान आसान बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मतलब देखो इसमें 5 करंट के थे, 5 स्टैटिक के थे, इसलिए ये 5-5 आते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप सीक्वेंस सही से नहीं लगाते हो, सीक्वेंस तो सही लगाया हुआ है, लेकिन ये 5 किसके हैं, क्या बोलते हैं, 5 करंट के, 5 स्टैटिक के, इसलिए 5-5 आपको दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीसीज रिचनेस शोज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एरिया। बोले स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या होता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। सबसे पहले तो आती है हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर जो स्पीसीज होती है उसमें, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, तो ये बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज और इकोसिस्टम, नहीं, डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज और इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं बोलते हैं, जीन्स की डाइवर्सिटी को बोलते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पेसिफिक जो स्पीसीज होती है, एक स्पीसीज के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है जीन्स की, उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फर्स्ट है स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज पर यूनिट एरिया इन अ रीजन, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस होती है मतलब एक एरिया में कितने मतलब जो स्पीसीज हैं वो रह सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज पर यूनिट एरिया इन अ रीजन, उसको बोलते हैं क्या, स्पीसीज रिचनेस, ठीक है।